संतोष सिंह और इस वक्त हम औरंगाबाद के होटल सरस्वती इन से आप लाइव आपसे जुड़े हुए हैं और हम इस खास कार्यक्रम के सहारे हम ये समझने की कोशिश करेंगे और इस नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजपथ पर औरंगाबाद पर कि कौन से लोग सवारी करने वाले हैं, कौन से किनकी गाड़ी राजपथ की ओर बढ़ने वाली है। कई तरह के सामाजिक समीकरण को लेकर भी चर्चाएं होंगी। उसके अलावा इन चीज़ों को भी समझना होगा कि आखिर चित्तौड़गढ़ में जिस तरीके के प्रयोग महागठबंधन की तरफ से किए गए हैं, क्या इससे पहले भी कोई इस तरह के प्रयोग किए गए हैं कि नहीं, उस प्रयोग की क्या स्थिति रही है। क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद से, जब से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र बना है, तब से इस लोकसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है कि एक खास जाति विशेष के लोग ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और एक दो खास परिवार भी हैं जिस परिवार का कहीं न कहीं इस औरंगाबाद कंस्टिट्यूंसी पर उनका एकाधिपत्य रहा है। इन सब चीज़ों को भी समझना चाहेंगे और हम ये देखिए, ये इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी कोशिश रहेगी कि हम पत्रकारों से ज़्यादा बात करें, कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट से भी बात करें जो चीज़ों को समझते हैं, जिनके पास राजनीतिक समझ भी हो और जो ये समझने की कोशिश करते हो कि इस चुनाव का क्या मतलब है। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हालात हैं या जिस हालात की हम बात कर रहे हैं, क्या इस बार वो चीज़ें सामने हैं कि हमारे साथ हमारे प्रियदर्शी हैं, हम स्थानीय संवाददाता हमारे कशिश न्यूज़ के हैं और सनोज पांडे जी दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं और लव जी हैं और ये सोशल वर्क एक्टिविस्ट रहे हैं। कभी जदयू के पार्टी के एक जब अभियान चला था, उस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में शुरुआती दौर में अगर बात करें तो कार्यक्रम की ये शुरुआत करते हैं, अगर आपको याद होगा जेहन उस यात्रा के। हम सनोज चौधरी जी से ही हम इस संदर्भ में हम सनोज पांडे जी से ही बात करना चाहेंगे कि सनोज जी, एक बड़ी बात जो चीज़ें यहाँ अमित शाह भी आए और अमित शाह अपने भाषण के बाद ये पूरे बिहार से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो एक चुनाव का जो एक टेम्पो रहना चाहिए, अब 11 तारीख को चुनाव होना है और अभी आज 31 तारीख है, वो नहीं दिख रहा है। इसकी क्या वजह, क्या वाकई में भी औरंगाबाद में यही स्थिति है कि जो 2014 में माहौल देखने को मिल रहा था या उससे पहले के चुनाव में उस तरह की सरगर्मी नहीं दिख रही है? देखिए, इस चुनाव में 2014 जैसा लोकसभा चुनाव जैसा सरगर्मी नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का वेग था, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग जागरूक थे, मतदाताओं में भी जागरूकता थी। लेकिन इस चुनाव के प्रति लोगों को बहुत आसान्वित नहीं है। चुनाव बस है, मतदाता अभी तक चुप है। अच्छा, इसकी क्या वजह? आप इतना अनुभवी हैं, कई चुनाव को आपने देखा होगा, इस तरह की खामोशी की वजह क्या है? खामोशी की वजह है कि यहाँ देखिए, चुनाव जो है, पहले जो भी चुनाव हुए हैं 1952 से आज तक जो भी चुनाव होते थे, तो एक जाति विशेष के लोग ही खड़े होते थे एक दूसरे दल से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों दल से। सिर्फ हम अभी औरंगाबाद पे बात नहीं करेंगे, मतलब ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस खामोशी की वजह क्या है? मतलब जो बिहार गया की भी यही स्थिति, हर जब फर्स्ट फेज में जहाँ लोग हैं उनसे जब बातचीत होती है तो हर जगह यही स्थिति है। खामोशी की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि जनता निराश है। जनता को सरकार पर बहुत भरोसा था, बहुत अथी था कि विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। औरंगाबाद का ही जहाँ तक और गया का आप बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ एक बड़ी समस्या 1970 के दशक से उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना शुरू हुआ था। वो जब भी चुनाव आता है तो वह नहर मुद्दा बनता है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है और वो नहर की बात खत्म हो जाती है। पिछले बार 2014 में जब चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में है, वो आए थे वहाँ गया में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मतलब ये कार्य हम पूरा करेंगे। 5 साल बीत गए लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। मतलब इस क्षेत्र में भी मोदी जी बड़े आश्वासन करके गए थे, आश्वासन देकर के गए थे, मन से घोषणा किए थे कि मैं उत्तर कोयल नहर के परियोजना का कार्य पूरा करूंगा और कागजों पर परियोजना का कार्य पूरा हुआ, लेकिन धरातल पर उसका कुछ नहीं। आज तक एक गेट नहीं लग सका, जो किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंचा सकते। किसान को लगता है कि अब मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा कोई यहाँ आने वाला है। जब भी नेता लोग आते हैं बस चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर कोई विकास नहीं हो पाता। मतलब निराशा की वजह यही है, निराशा की वजह ही है विकास नहीं होना। अच्छा लव जी, आप एक पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, आप भी कई चुनाव को देखे हैं, जो इस चुनाव में खामोशी है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्यों
जनता खामोश है, मतलब कहीं से अब आप शहर में कहीं प्रचार गाड़ियां भी दिखाई नहीं दी, जो एक होता था जिस तरीके से चुनाव को लेकर, वो चीजें दिखाई नहीं दे रही। इसकी क्या वजह आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतदाताओं में जिस तरह से चुनाव के प्रति उत्साह होता था, उस उत्साह में निश्चित तौर पे कमी है। और मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, मैं खुद ही पूरी तरह से इस चुनाव से अलग हूं और एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते आपसे बात कर रहा हूं। समस्याएं बहुत सारी हैं। आदमी जब भी सरकार बदलता है और इतना बड़ी बहुमत के साथ बदलता है तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को अपेक्षाएं जितनी थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। और दूसरा, औरंगाबाद कंस्टिट्यूएंसी की बात है। औरंगाबाद में दो तरफ से लड़ाई होती थी, एक तरफ आदरणीय सुशील बाबू होते थे और माननीय निखिल कुमार जी होते थे, तो दोनों के वर्करों में एक जोश की स्थिति रहती थी और दोनों संपन्न लोग होते थे। आज जो एक उम्मीदवार हैं आदरणीय सुशील बाबू और दूसरे महागठबंधन से जो प्रयोग किया गया है वो उपेंद्र प्रसाद एक नए उम्मीदवार हैं। और दूसरी चीज, जिस तरह से चुनाव में ताकत झोंकना चाहिए उस तरह की ताकत अभी तक उन्होंने झोंकी नहीं है, ये सच्चाई है। और इस तरह का प्रयोग एक बार और हुआ है। अच्छा, उस पर हम चर्चा करेंगे, हम प्रियदर्शी जी से बात करेंगे। प्रियदर्शी जी, पहले हम खामोशी पर बात कर लेते हैं कि आखिर पिछले चुनाव में भी 2014 के चुनाव में भी हम लोग साथ थे, औरंगाबाद से ही हम लोग पहले चरण में भी औरंगाबाद का ही चुनाव था। कई बूथ पर हम लोग साथ उस वक्त घूम रहे थे, जो एक दोनों तरफ से, मतलब सिर्फ एक ही तरफ से, दोनों तरफ से जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिली कि एकदम एक एक वोटर को बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, या फिर जो माहौल दिख रहा था, ये इस बार इतनी खामोशी क्यों है? यही दोनों गेस्ट से भी मेरा यही सवाल था, आपसे भी यही सवाल है। खामोशी के पीछे की वजह, कई वजह यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे पिछले बार जो भी चुनाव हुए थे तो उस समय सही बात हमारे सनोज जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की लहर थी, युवाओं में उत्साह था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जो घोषणाएं की गई थी, युवाओं को लगा था कि शायद अब उनकी तकदीर बदलने वाली है, तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन इस बार कई ऐसे कारण आ रहे, युवा निराश हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा ये कारण है जो अभी जदयू और सीट बंटवारे को लेकर अभी गिरिराज सिंह के मामले को जो देखा जा रहा है, जो एक जातीय समीकरण जो बिगड़ने की जहाँ तक बात है, तो उस वर्ग के भी युवा खासे नाराज हैं। तो खास करके मैं यह जानता हूं, चुनाव में अभी तक देखा हूं कि उत्साह अगर है किसी में तो युवाओं में है, तो वो युवा अभी चुप बैठे हुए हैं। कई कारण यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है। और तीसरा कारण तो ये है कि जो अभी टिकट का बंटवारा चल रहा है, वो टिकट के बंटवारे को लेकर के कई खींचतान चल रहे हैं। जैसे महागठबंधन के उम्मीदवार का भी अभी कई जगहों पर पत्ता नहीं खुल पाया है कि कहाँ से कौन कौन लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में चुनाव प्रचार अभियान में जो स्टार प्रचारक आने चाहिए थे, वो स्टार प्रचारक आ नहीं रहे हैं। राजपूतों की बात करें, भूमियारों की बात करें, तो यहाँ निखिल बाबू की टिकट कटने से राजपूत मायूस भी हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, हम सेकंड सेगमेंट में उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल यही था कि इसको लेकर कि जो खामोशी, आप अखबार से जुड़े हुए हैं, अखबार का अपना एक काम करने का एक तरीका भी है, आप प्रखंड तक आपके संवाददाता रहते हैं। ये युवा वाकई में निराश हैं इस बात को लेकर कि जो उनके मन में एक सरकार के प्रति जो भावना था, या सरकार के प्रति जो उम्मीद उन्होंने, उनके अंदर एक जो उम्मीद जगी थी कि कुछ परिवर्तन होगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि युवा निराश है? जी देखिए, युवा वर्ग अभी तक जो भी सरकारें बनी हैं, यही नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार हो या नीतीश सरकार हो, युवा वर्ग ठगे गए हैं। वो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। जब ये सरकार बनी थी तो भाजपा का नहीं, मतलब एनडीए का मैनिफेस्टो और भाजपा का मैनिफेस्टो में भी था कि 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। आप स्वयं देख सकते हैं जो भी डाटा आ रहा है या जो भी। अच्छा, एक और सवाल, जैसे पाकिस्तान पे अटैक हुआ, वो उसको लेकर, या फिर जो हमारे पुलवामा में जवान शहीद हुए, एक माहौल देश में राष्ट्रवाद का माहौल काफ़ी तेजी से, उसको एक हर जगह तिरंगा के लेकर लोग रोड पे, क्या वो भी एक उत्साह में फिर धीरे धीरे वो उत्साह समाप्त होते जा रहा है? देखिए, राष्ट्रवाद का जो नारा है ना, वो बेरोजगारी की भूख को नहीं मार सकती है। राष्ट्रवाद का नारा बस वहीं तक ठीक लगता है जहां भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है, या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, या जो भी कार्रवाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसको लोग समर्थन करते हैं। लेकिन चुनाव में उसका कोई कहीं भी चर्चा भी नहीं है। मेरे जहां तक मैं देख रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान का मुद्दा किसी भी इलाके में कहीं चर्चा में नहीं है। अमित शाह भी आके कुछ उसी तरीके का माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की,
उनके पूरे भाषण में पहला भाषण था उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस चुनाव में, और औरंगाबाद से ही उन्होंने शुरुआत की। उनका भी कहीं न कहीं उसी तरफ से भाषण की शुरुआत ही उसी राष्ट्रवाद की तरफ से, कि क्या वाकई में उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहा है या चुनाव में उसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, राष्ट्रवाद की भावना जगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर उसका कोई असर नहीं है। जो भी नेता रहे, आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, तो अमित शाह सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या है उसको भूल गए, मंच से नहीं बता पाए कि हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम बेरोजगार युवकों के लिए क्या कर रहे हैं, रोजगार का सृजन कैसे बढ़ेगा। और अभी चुनाव में युवा वर्ग इसीलिए हतोत्साह है, उनको लग रहा है कि कोई भी सरकार आ रहा है तो बस हमको ठग के चला जा रहा है, और जो मुद्दा में रहा है वहीं का वहीं रह जाता है। अच्छा प्रियदर्शी जी, वाकई में राष्ट्रवाद का मुद्दा उस तरीके से जब चुनाव ये माहौल बनाने की कोशिश हुई थी कि राष्ट्रवाद के सहारे चुनाव को आगे बढ़ाए, चुनाव की जो प्रचार अभियान है उसको हम आगे भी ले चले, क्या अमित शाह के बाद जो माहौल बनाया गया, क्या वो माहौल फिर पुनः रोजगार और बाकी किसान जैसे मुद्दों पर आके फिर केंद्रित हो गया? जी, सबसे पहले जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात आपने कही है और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही कि जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो सही मायने में राष्ट्रवाद जो था लोगों पर चरम सीमा पर थी, और लोग यह सोच रहे थे कि अगर नेतृत्व तो किसी के हाथ में होगा तो नरेंद्र मोदी के हाथ में होगा। लेकिन उसके बाद एक और घटना घटी, अभिनंदन जी की जो घटना घटी, उसके बाद से थोड़ा सा ये माहौल कुछ शांत सा हो गया था, युवाओं में जो उबाल था वो समाप्त हो गया था। तो उसके बाद से ये चुनाव की घोषणा हो गई। घोषणा के बाद से अब राजनीति और रणनीति दो चीज़ यहाँ पर काम कर रही है। अब लोगों को ये लगने लगा कि जिस रणनीति के तहत यहाँ पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, एक अगड़ी और पिछड़ी जातियों को लेकर कि चित्तौड़गढ़ को ढाने की और चित्तौड़गढ़ को बचाने की अल्टीमेटली चुनाव फिर उसी दायरे में आ गया जिस दायरे में पहले से चुनाव होता रहा। मतलब राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ फिर जाति पे आके चीजें केंद्रित हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये अभी तक देखने को यही मिल रहा है कि अब यहाँ पर जो भी लड़ाई हो रही है चित्तौड़गढ़ को बचाने की और चित्तौड़गढ़ को गिराने की लड़ाई। अच्छा, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। मतलब जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वाकई में राष्ट्रवाद को लेकर देखिए दो तरह की धाराएं इस देश में चल रही। एक तो जाति आधारित राजनीति है जो वर्षों भर शुरुआती समय से, एक नई राजनीति की शुरुआत हुई कि राष्ट्रवाद के सहारे जातीय कुनबे को हम तोड़ें, और इसकी कोशिश अभी भी हो रही है। जैसे सैटेलाइट को लेकर हुआ कि परीक्षण हुआ, या फिर पाकिस्तान पे अटैक को लेकर, या बीजेपी का जो भाषण का तरीका है उसमें भी कमोबेश इसी चीज़ों को फोकस किया है। तो वाकई में राष्ट्रवाद के सामने वो दिख रहा है कि जाति का जो कुनबा है वो बिखर रहा है, जो जिस तरीके से 2014 में बिखरा था। देखिए 2014 वाली बात अभी नहीं है, क्योंकि उस समय सरकार पहली बार बननी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस समय एक उन्माद था। आज के दिन में ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहना कहीं से भी जायज नहीं है। आफ्टर पुलवामा निश्चित तौर पर बीजेपी में और एनडीए में उत्साह बढ़ा है, इसको कहीं से कोई नकार नहीं सकता है। क्योंकि जहां भी चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली हो, अमित शाह जी की रैली हो, बाकी सारे मुद्दे गौन हो गए। अमित शाह जी ने बार बार बोला इधर से गोली चलेगी, उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। ये गोली और गोला के बीच का लड़ाई रह गया। अभी बाकी सारे मुद्दे से डाइवर्ट करने का, चूंकि बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ है और जनता। क्या आपको लगता है कि उससे जातीय कुनबा बिखर सकता है? देखिए जातीय कुनबा बिहार में तो बहुत ज्यादा बिखरेगा नहीं, लेकिन जो न्यूट्रल वोटर हैं उन पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। कम पढ़े लिखे लोगों पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात का प्रभाव पड़ता है कि पाकिस्तान को जवाब तो दिलथिन ना, पाकिस्तान के जवाब तो मोदी जी दिलथिन। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इन चीज़ों को भी समझने की जरूरत है कि वाकई में राष्ट्रवाद के मुद्दे के सहारे इस जातीय कुनबा को तोड़ा जा सकता है कि नहीं। क्योंकि एनडीए की हालांकि उन्होंने जातीय गोलबंदी को के वजह से ही नीतीश को अपने साथ लाए, और नीतीश के सहारे उन तमाम जो अति पिछड़ा महादलित का जो नीतीश का एक सामाजिक समीकरण रहा है, जिसके सहारे वो बिहार की राजनीति को 2005 से लगातार प्रभावित करते रहे। और यही वजह है कि नीतीश से समझौते करते वक्त बीजेपी अपने जीते हुए सीट को भी छोड़ने को तैयार हो गई। ये जो कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन को भी साधने की कोशिश एनडीए की है, लेकिन ये कितना सफल होगा ये देखना बाकी है। लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम पूरी तौर पर चित्तौड़गढ़ को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर हम अब चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपको राजपथ पर। औरंगाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। औरंगाबाद से हम सीधे चित्तौड़गढ़ का नब्ज को हम टिटोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी जातीय गोलबंदी के सहारे इस गढ़ को तोड़ने की कोशिश हुई है। तो हम लव जी से, क्योंकि ये पॉलिटिकली काफ़ी इन चीज़ों को देखते रहे हैं, तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि इससे पहले जो जातीय गोलबंदी की जो कोशिश हुई है अगरा और पिछड़ा को लेकर, या जो एक 95 में जो एक राजनीतिक माहौल था सामाजिक न्याय के सहारे, तो आप हमें ये बताएं कि इससे पहले कब कब ये कोशिश हुई है चित्तौड़गढ़ को तोड़ने की कोशिश? देखिए, सिर्फ एक बार इस तरह का प्रयोग लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, यहाँ से शकील अहमद को चुनाव लड़ाकर। लेकिन उस टाइम भी चूंकि निखिल कुमार एक फैक्टर के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, तो इस तरह की गोलबंदी नहीं हुई थी। उसमें निखिल कुमार भी प्रोजेक्ट किए जा रहे थे कि त्रिकोणात्मक लड़ाई, हालांकि लड़ाई ऐसी रही नहीं। निखिल कुमार को मात्र 54,000 वोट आया और 1,80,88,000 वोट पाए वो, और 2,40,000 वोट पाकर आदरणीय सुशील कुमार जी एमपी बने। लेकिन इस बार लड़ाई में कोई उस तरह का बड़ा चेहरा नहीं है। एक तरफ एनडीए गठबंधन से आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी और दूसरे तरफ महागठबंधन से आदरणीय उपेंद्र प्रसाद जी। तो ये लड़ाई सीधे सीधे उपेंद्र प्रसाद जी और सुशील कुमार सिंह जी के साथ है। और पिछले चुनाव को देखना बहुत जरूरी है। इस चुनाव में, पिछले चुनाव में सुशील सिंह के जीत का मार्जिन 66,000 के आसपास रहा था। 2,41,000 वोट आदरणीय निखिल कुमार को आया था, 3,07,000 वोट सुशील कुमार, 3,07,941 वोट था। लेकिन एक वोट और था, 1,36,000 वोट पाए थे बागी कुमार वर्मा। बागी कुमार वर्मा के 1,36,000 वोटों में कुशवाहा जाति के जो वोट थे उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ईबीसी का वोट, अति पिछड़ा का वोट नीतीश कुमार जी के साथ था, वो वोट भी उनको मिला था। उसमें से उस वोटों में से बहुत सारे वोट थे जो सुशील कुमार जी की तरफ ट्रांसफर होंगे, और मेजर वोट है वो महागठबंधन की तरफ भी जा सकता है। एक और उसमें बहुत बड़ा पॉइंट था, उतने मोदी वेब में भी 17,000 18,000 नोटा वोट औरंगाबाद उस वेब में भी पड़ा था। औरंगाबाद लोकसभा में ये मानने वाली बात है, 18,000 17,761 वोट नोटा को पड़ा था। ये संख्या हो सकता है अगर इस बार बढ़े तो सीधा सीधा नुकसान एनडीए को होगा। और इस संख्या को, अपने वोट को बचाएं, चूंकि हमारे प्रत्याशी जो एनडीए से जो प्रत्याशी हैं, सुशील कुमार सिंह बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, कई चुनाव लड़ने का अनुभव उनको प्राप्त है, इसके लिए उनको एज है। और उपेंद्र प्रसाद अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले वो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़े हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति हैं, सही बात है। लेकिन सुशील कुमार को महारत हासिल है, और ये दो परिवार के चुनाव रणनीति प्रबंधन में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, सुशील कुमार सिंह से बढ़िया कोई औरंगाबाद में उम्मीदवार नहीं है जो चुनाव का रणनीति प्रबंधन इतना बढ़िया करता हो। अच्छा प्रियदर्शी जी, आप बताइए कि ये अब तो हम खुलकर हम लोग बात कर रहे हैं, वाकई में महागठबंधन जिस तरीके से अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, उपेंद्र प्रसाद वो तमाम जो महागठबंधन के जो जातीय कुनमा है, क्योंकि देखिए एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पे हैं जो वाकई में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, और पार्लियामेंट का इलेक्शन, विधानसभा तो बात एक छोटी सी कंस्टिट्यूंसी रहती है, पार्लियामेंट में एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो पहले से रहते हैं उनको भी परेशानी होती है। क्या वो फैक्टर, जैसे हर जगह पार्टी दफ्तर खुलना, लोगों के बीच जाना, सिर्फ जातीय कुनबे के सहारे चुनाव जीत जाए, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश, जैसे कल एक्सीडेंट हुआ उनका, और ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई उनको दबंगों ने उनको जान से मारने की कोशिश की है। तो ये सब कहीं न कहीं एक हथकंडे के रूप में वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम एक जातीय सेंटीमेंट को हम उस तरीके से उभारें। तो अभी जो 5-6 दिनों का जो दौर रहा है, क्या उसमें उन्हें कहीं कामयाबी मिलती हुई दिख रही है? जैसे जहाँ तक हथकंडे की बात आपने कही है, तो यहाँ का मतदाता काफ़ी जागरूक है, वो किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आ सकता है। और कल की जो घटना घटी है, तो एक तरह से उनको हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, तो अन्य वर्ग जो है, अन्य जातियाँ भी जो है, जिनको ये लगता है कि ये किसी न किसी तरह से दूसरे जाति पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे गोलबंद होने की कोशिश में लग चुकी थी।
लेकिन अब रही बात कि आज पुलिस प्रशासन ने उस मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट था, तो ये माना जा सकता है कि जहां वो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों में अपने प्रभाव को जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे आज पुलिस प्रशासन के बयान के बाद से वो समाप्त हो गया। लेकिन रही बात जहाँ तक वो पहुंच गए आपको पटना, वो अस्पताल में कंकड़बाग के अस्पताल में भर्ती है और कहीं न कहीं मीडिया को भी ये सूचना दी गई कि आप आइए, बहुत गंभीर चोट उन्हें आई है। हालांकि वो स्थिति जैसे आपने जो रिपोर्ट की है वो स्थिति है नहीं, तो ये ज़रूरत उनको क्यों महसूस हो रही है कि ये इस तरह के ट्रिक खेलने की क्या वजह है जो इस तरह के ट्रिक वो खेल रहे हैं? जैसे जिस समाज से वो आते हैं, कुशवाहा समाज, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए में भी कुशवाहा समाज के लोग हैं और वैसे जगह पर जहां वो गए तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं दो रास्ते पर है, एनडीए की तरफ भी झुकाव है, तो उनको ये लगा कि अगर इस तरह का हम हथकंडा अपनाएंगे तो जो खास करके पिछड़ी जातियां हैं जो चाहती है बदलाव की राजनीति, वो मेरे साथ जुटेगी। यानी कि वो अपने समाज को, कुशवाहा समाज को, क्योंकि वो जहां जा भी रहे थे वो कुशवाहा समाज से मिलने भी जा रहे थे, तो अपने जाति को गुलबंद करने के लिए कि आपका ये उम्मीदवार खड़ा है और आपके उम्मीदवार के साथ इस तरह की घटना घटती है, तो इस तरह की रणनीति अपनाई गई है उनके द्वारा और वो पूरी तरह से वो रणनीति सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा था कि शायद हमारी ही कास्ट के लोग हमें धोखा न दें। अच्छा, ये इस वजह से 2-3 दिनों तक वो प्रचार से भी बाहर रहेंगे। पटना में अस्पताल में वो भर्ती हो गए हैं, तो वाकई में जिस हथकंडे का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि पुलिस का बयान है कि भाई कोई इस तरह का सामंती लोग भी सामने नहीं आए जो उनके जान पे के पीछे या उस तरह से कोई दुर्घटनाएं हुई है, उनको इस स्टैंड तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लग रहा है आपको, क्या एक पत्रकार के रूप में आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, जो दुर्घटना कल रात में हुई है वो सिर्फ एक हादसा है और वो दुर्घटना का वो माइलेज लेना चाहते थे कि दुर्घटना को हम दिखाएं कि हमारे ऊपर हमला किया गया है, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। और सबसे बड़ा कारण देखिए इसमें ये है कि वो चुनाव लड़ने ही आए हैं इस क्षेत्र में और वो हर जगह जा नहीं सकते हैं, और हर जगह जा नहीं सकते हैं, 10 दिन बचा हुआ है, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। जब एक्सीडेंट हुआ, अचानक एक्सीडेंट हुआ, तो तरीका अपनाया कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उससे बेटर है कि 4 दिन हम आराम करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि दुर्घटना में घायल हो गए तो ये नहीं आ पाए। तो अपने वोटरों को, उनको जो वोटर है ना वो सेंसिटिव वोटर है, तो उनके चाहे उनके जो महागठबंधन के वोटर हैं वो इस मुद्दे पर एकजुट हो जाएंगे कि देखिए भाई ये घायल हो गए, इस कारण से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। अभी चुनाव में होता क्या है कि अगर आप किसी के दरवाजे पर नहीं गए, किसी के गांव में नहीं गए, तो वहाँ होता है कि आप फलाने प्रत्याशी मेरे गांव में नहीं आए इसलिए मैं उनको वोट नहीं दूंगा, फलाने प्रत्याशी मेरे गांव में आए थे इसलिए देंगे। तो इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा था। मतलब सहानुभूति भुलाने की कोशिश है, सहानुभूति भुलाने की पूरी कोशिश है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी पर एक सीआरपीएफ का जवान बैठा हुआ था, उसके भाई इंटर का रिजल्ट निकला था, उसमें उसका भाई का रिजल्ट खराब हो गया था, उसने कुछ दवा खा ली थी, नशीली दवा खा ली थी, उसको देखने वहां से छुट्टी लेकर जा रहा था आपको डाल्टनगंज से, और अचानक ये हादसा हुआ। एक ट्रक बिगड़ा हुआ था, उसी से ओवरटेक करने में इधर से इनकी गाड़ी गई, उधर से उसकी गाड़ी आ रही थी, अचानक हादसा हुआ और टक्कर सिर्फ हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है वाकई में उस जातीय कुनमों की जिस गुलबंदी की बात हो रही है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे उम्मीदवार का बाहर रहना किसी भी स्थिति में, क्योंकि उम्मीदवार काफ़ी मायने रखते हैं, तो औरंगाबाद में वो स्थिति बन पाएगी या बिना उम्मीदवार के, या जिस तरीके के उम्मीदवार को महागठबंधन ने खड़ा किया है वो स्थिति बनने वाली स्थिति आपको, अगर मान लीजिए उदासीनता तो अपनी बात है कि दो उदासीन है चित्तौड़गढ़ के जो लोग हैं या उनके जो फॉलोअर्स रहे हैं या बीजेपी एनडीए के साथ रहे, तो क्या वो स्थिति उस तरफ भी ये स्थिति है? देखिए, महागठबंधन के जो वोटर हैं ना उनको कोई बरगला नहीं सकता है। इसका उदाहरण मैं दे दूं कि पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2015 में उदय नारायण चौधरी और जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे आपको इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से। उस समय क्या वाकया हुआ था कि जितने वहां के मतलब मांझी, मतलब भुइयां मुसहर समुदाय जिसको कहा जाता है, उसके वोटर थे, उसको उदय नारायण चौधरी ने भुनाने का प्रयास किया था और उनको डालिमा में भी रखा वोटर, मतलब मांझी वोटर भी उनको डालिमा में रखा, उनके साथ रहा, और जब वोट की बारी आई थी तो सब लोगों ने मांझी को एकमुश्त होकर वोट दिया था।
तो यहाँ अच्छा, थोड़ा महागठबंधन का जातीय जो वोट है, गठबंधी मतलब जो महागठबंधन का जो है मांझी का कितना फैक्टर यहाँ पे काम करेगा? मांझी का फैक्टर पूरा काम कर रहा है। मांझी का वोट पूरा तरह महागठबंधन के साथ। तो मांझी का कितना % वोट होगा यहाँ पे? यहाँ पर परसेंटेज में अगर लीजिएगा तो उनका वोट हो जाएगा आपको 7 से 8% वोट हो तो जाएगा। मांझी यहाँ पे वोटर काफी जी जी, 4 विधानसभा क्षेत्र में तो उनकी अच्छी खासी वोट है। 4 विधानसभा क्षेत्र है, इमामगंज हो गया, आपको गुरुआ हो गया, और रफीगंज हो गया, औरंगाबाद हो गया। अच्छा, इनका क्या जो नीतीश कुमार का जो सोशल बेस रहा है वोटर, उनकी क्या स्थिति है? नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जुड़ने से उनका मतलब एनडीए जो है से मजबूत हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल जो है से इस बार बड़ा प्रयोग महागठबंधन ने किया है और बहुत सोच समझ कर किया है। पिछले अभी हमारे राजनीतिक समीक्षक लव भैया बता रहे थे, तो वो सही बता रहे थे। अगर पिछले चुनाव को सिर्फ देख ले, 2009 और 2014 के चुनाव को देख लें, तो दोनों चुनाव से यह साफ हो जाएगा कि महागठबंधन के साथ कितने वोटर हैं और एनडीए के साथ कितने वोटर हैं। अच्छा, वक्त हमारे पास काफ़ी कम है। लव, एक सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि जो जिस तरीके से भावना भड़काने की कोशिश हो रही है या सहानुभूति फैलाने के सहारे वोट कलेक्ट करें, क्या अंतिम क्षण में ये स्थिति, खास करके जो एनडीए के वोटर नीतीश जी के साथ आने के बाद उनका जो अपना वोट बैंक है, पिछड़ा अति पिछड़ा का जो उनका कम्बिनेशन रहा है, कुछ दलित भी हैं उनके साथ, वो अभी इनके साथ इंटैक्ट हैं या फिर चीज़ें काफ़ी बदली हैं? देखिए, राजनीति में कभी 2 और 2 4 होता नहीं है, ना ऐसा कभी हुआ है। लेकिन इतना सत्य है कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है और मजबूती से कुछ जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ लगे हुए भी हैं। लेकिन यहां परिस्थितियां दूसरी है। यहां बीजेपी का उम्मीदवार है और बीजेपी के वोटर जब तक पूरे एग्रेसिव होकर वोट नहीं करते हैं तो रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं है। इसलिए बीजेपी के वोटरों में जो जागृति होनी चाहिए वो निश्चित तौर पर एक कास्ट क्षत्रिय में कहीं कोई वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। 2004 के चुनाव में भी हम प्रियदर्शी यहाँ पे मौजूद थे। सबसे ज़्यादा वोट जहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट पड़ना चाहिए था, शहर के तमाम बूथ पर 9 बजे के बाद कोई दिखाई नहीं दिए। याद है प्रियदर्शी जी, उस समय महज 28% 30% पोलिंग हुआ था। तो जो बीजेपी का वोट, जो मतलब कह सकते हैं कि जो बेस वोटर है वो कभी आक्रामक उस तरीके, और वो है भी नहीं, तमाम लोग बाहर काम करते हैं। तो वो स्थिति हमें ये कहना है कि उस वक्त जो सोशल बेस जो बीजेपी के साथ दिखे, जो वोटिंग किए, क्या वो सोशल बेस नीतीश कुमार के साथ के आने के बाद वो सोशल बेस बना हुआ है या उसमें दरार आई है? नहीं, उसमें दरार नहीं आई है। लेकिन आपने जो कहा वोटिंग कम का, तो पिछली बार भी 51.9% ही वोट हुआ था औरंगाबाद में, 7 लाख कुछ ही वोट पड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर दूसरा तरफ का वोटर एग्रेसिव हो और एक तरफ का वोटर शिथिल हो तो यह चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इतना जान लीजिए, आज के डेट में बिहार की जो स्थिति है उसमें वोटरों का फिक्स है, जातिवार फिक्स है, ईबीसी वार फिक्स है, इसलिए उसमें कहीं कोई बहुत बदलाव की आवश्यकता, ये संभावना नहीं रहती है। हाँ, निश्चित तौर पर सुशील कुमार को इस बात के लिए एज है कि चुनावी प्रबंधन में अच्छे हैं और आफ्टर पुलवामा एनडीए ने इस लड़ाई को कहीं और दूसरी जगह छोड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई छोड़ी है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। अब हमारे पास वक्त काफी कम है। प्रियदर्शी जी, एक बबेला भी मचा था आपके औरंगाबाद में हाल ही में, क्या वो अभी तक उसका जख्म ताजा है या फिर चीजें बदली हैं? जहाँ तक जख्म ताजे की बात मैं यहाँ पर यह स्पष्ट करता हूँ कि थोड़ा सा मलाल तो लोगों में है। दोनों सांप्रदायिक जो दंगे यहाँ पर भड़के थे, तो उस तरह का, क्योंकि जो भी चुनाव प्रचार प्रसार यहाँ पर हो रहे हैं इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो जो गोलबंदी होनी चाहिए, गोलबंदी करने की कोशिश हो रही है। चलिए ये चीज़ें समझने की जरूरत है कि औरंगाबाद में इससे पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, जो जिस घटनाएं के सहारे एनडीए या बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति साधती रही है। और ये यहाँ पे इसका एक उदाहरण चंद महीने पहले ही यहाँ पे घटना घटी थी, और हमें लगता है कि उस घटना के सहारे जो अमित शाह के जो कार्यक्रम के दौरान जो चीज़ें आपको देखने को मिली, जो भाषण का तेवर रहा उनका, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा, तो उस जख्म को कहें या उस विचारधाराओं को भी भड़काने की कोशिश चल रही है, ये अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में एनडीए और महागठबंधन की बात के बीच जिस कह सकते हैं कि जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ी जा रही है वो सफल होगा, ये तो
अब 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन एक बार पूरे फर्स्ट फेज में सबसे दिलचस्प चुनाव कहीं न कहीं औरंगाबाद का इसलिए हो गया कि एक खास कह सकते हैं कि कम्युनिटी का या एक जाति का हमेशा से ये सीट रहा है। कई बार कोशिश भी हुई है कि उसको हम इस मिथ्य को तोड़े, लेकिन इसलिए ये सीटें इस बार ज़्यादा हमें लगता है कि फर्स्ट फेज में दिलचस्प दिखता है। और इसके परिणाम पर भी सभी लोगों को नजर रहेगी कि अगर जातीय कुनमा के सहारे अगर चित्तौड़गढ़ कह सकते हैं कि अगर दरक जाता है तो फिर आने वाले समय में कई तरह की राजनीतिक कह सकते हैं कि विचारधाराओं के साथ साथ कई तरह की गोलबंदी भी होगी इस क्षेत्र में, वो भी देखने वाली बात है। चलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर लगातार हम आपको बता दें कि हर लोकसभा क्षेत्र में हम इसी तरीके से 2-3 पत्रकार मित्रों से हम बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ चली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जनता खामोश है। जनता को इन चीज़ों से जो 2014 में जो एक माहौल देखने को मिल रहा था वो ना उत्साह है अभी, और ना ही उस तरीके से वोटिंग पैटर्न हो, ये भी एक उत्साह के साथ साथ नहीं दिख रहा है। चलिए ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपको बोधगया में हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।